नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लैरिटी विद शुभारती। आज हम एक इम्पोर्टेंट एडिटोरियल को डीपली एनालाइज करेंगे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, द चेंजिंग लॉजिक ऑफ द इंडिया यूएस पार्टनरशिप। लेकिन मैं आपसे लेक्चर की शुरुआत एक क्वेश्चन से करना चाहता हूँ। क्या इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप चाइना की राइज की वजह से इम्पोर्टेंट है? अगर कल यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन कम हो जाए तो क्या इंडिया की वाशिंगटन के लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी कम हो जाएगी? एडिटोरियल का आंसर है, इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को सिर्फ चाइना फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं रखना चाहिए। इंडिया को भी इतनी इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी डेवलप करनी होगी अमेरिका के लिए इंडिया की वैल्यू इंट्रिंसिक हो। दैट मीन्स इंडिया की अपनी कैपेबिलिटीज की वजह से। और इसी चेंजिंग लॉजिक को समझना आज के लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव है। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन, कोल्ड वॉर लेगेसी, नॉन अलाइनमेंट, 1991 टर्निंग पॉइंट, 7 न्यूक्लियर डील, चाइना फैक्टर, स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस, स्ट्रेटजिक कॉम्प्लीमेंटरिटी और फ्लेक्सिबल रियलिज्म, डिफेंस कोऑपरेशन, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन रेजिलियंस, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, मल्टी अलाइनमेंट और फाइनली इंडिया को यूएस का इंडिस्पेंसेबल पार्टनर कैसे बनना है। फ्रेंड्स, ये सब पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ पीपीटी सारी। आप देख सकते हैं सारी पीपीटी। देखो, ये लिखा है इंडिया चाइना यूएस रिलेशन, हम सारी आपको पीपीटी दिखा देता हूँ एक बार। देखो, चेंजिंग लॉजिक ऑफ द इंडिया यूएस पार्टनरशिप, द इन सब की बहुत अच्छे से बात करेंगे हम लोग। द कोर आर्गूमेंट ऑफ द एडिटोरियल, इन सब की अच्छे से बात करने वाले हैं। और देख लीजिए आप एक बार, फ्लेक्सिबल रियलिज्म क्या होता है ये हम अच्छे से समझेंगे। बहुत अच्छे से पैसे इसमें लिखा है, हम और अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, ट्रेड प्रेस, सब हम अच्छे से समझेंगे इन सब चीज़ों को। ये सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं हम। आप एक बार देख लीजिए जल्दी जल्दी से। फ्रॉम वैल्यू टू वैल्यू, रेसिप्रोसिटी, इसका भी मतलब समझेंगे बहुत अच्छे से। बर्डन शेयरिंग, आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ बर्डन शेयरिंग पहले एडिटोरियल में लगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सब बहुत अच्छे से समझेंगे। कोल्ड वॉर एरा, बस आप बने रहिएगा, देखते रहिए। इंडिया सोवियत रिलेशनशिप, न्यूक्लियर इशू क्या है, आज आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैं आर्टिकल को हमेशा डिटेल में ही डिस्कस करता हूँ, इसलिए कि कोई भी अगर जिसका भी बैकग्राउंड बिल्कुल भी कोई क्लियर ना हो फिर भी समझ आ जाए उसके। ये द बिल क्लिंटन एंड न्यू बिगनिंग, 2005 7 न्यूक्लियर डील, डिफेंस पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट्स, ये सब लिमोआ, कामकसा, बेका, ये सब अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग सारे। द चाइना फैक्टर, इसको भी। क्वाड क्या होता है, इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप देख लीजिए एक बार, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ये सब पढ़ने वाले हैं। सप्लाई चेन रेजिलियंस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया एज अ स्ट्रेटेजिक एनेबलर, इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी, मल्टी अलाइनमेंट को भी, इंडिया चाइना पॉलिसी को भी। ये सब मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, आप देख लीजिए एक बार आर्टिकल। और लॉजिक, न्यू लॉजिक, आपको अच्छा लगेगा ये आर्टिकल। कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, जितना भी पढ़ाऊंगा सब बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, इंडो पैसिफिक डायमेंशन। अब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात करेंगे। टैरिफ्स कैन क्रिएट स्ट्रेटेजिक फ्रिक्शन, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सारा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप देख लीजिए एक बार।
सब कुछ यूपीएससी कीवर्ड ये सारे आपके जब जब मैं पढ़ाऊंगा लास्ट में लेक्चर जब क्लियर होगा आपके ये सारे कीवर्ड क्लियर हो जाएंगे। सब एक्सप्लेन अच्छे से करने वाला हूँ। देखो एंटायर एडिटोरियल को बन फ्रेमवर्क में ये कोल्ड वॉर की पोस्ट वॉर क्या हुआ इसके बाद सब आपको अच्छे से मिलेगा। आप बस सुनते रहिएगा स्टोरी फॉर्मेट में। ठीक, ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आप सुनते रहिए। सबसे पहले एडिटोरियल का इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया और कुछ अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स पर टैरिफ इम्पोज किया। सरफेस लेवल पर इसको हम ट्रेड डिस्प्यूट कह सकते हैं, लेकिन एडिटोरियल के अकॉर्डिंग सिर्फ ट्रेड डिस्प्यूट कहना इनकम्प्लीट एनालिसिस होगा, बिकॉज बॉस संगठन की ब्रॉडर अप्रोच में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस दिख रहे हैं। ग्रेटर बर्डन शेयरिंग, टाइटर टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस, रेसिप्रोसिटी और नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड पार्टनरशिप। यानी अमेरिका इंक्रीजिंगली ये इवेल्यूएट कर रहा है कि द पार्टनरशिप gives the United States both strategic and economic values। यहाँ से एडिटोरियल का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज इंक्रीजिंगली बीइंग जज्ड बाय टेंजेबल वैल्यू। मतलब सिर्फ फ्रेंडशिप, हिस्टोरिकल गुडविल या शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज इनफ नहीं है। पार्टनरशिप को कैपेबिलिटीज, कंट्रीब्यूशन एंड स्ट्रेटेजिक वैल्यू के बेसिस पर जज किया जाएगा। फ्लेक्सिबल रियलिज्म, अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल रियलिज्म आ गया कीवर्ड। फ्लेक्सिबल रियलिज्म की बात करते हैं। एडिटोरियल एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट द फ्लेक्सिबल रियलिज्म। इसको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल रिलेशन में रियलिज्म ब्रॉडली मानता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट्स प्राइमरीली अपने नेशनल इंटरेस्ट प्लस सिक्योरिटी प्लस पावर को परस्यू करते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल रियलिज्म का इम्प्लीकेशन है कि फॉरेन पॉलिसी रिजिड आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के बजाय चेंजिंग जियोपॉलिटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग एडप्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल यूएस के लिए ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डिफेंस, सिक्योरिटी ये सब अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं है, ये कलेक्टिवली स्टेट क्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं। स्टेट क्राफ्ट का सिंपल मीनिंग होता है एक कंट्री अपनी नेशनल पावर और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस कैसे करती है। देयरफॉर अमेरिका किसी कंट्री के साथ डिफेंस पार्टनरशिप भी मेंटेन कर सकता है और साइमल्टेनियसली ट्रेड कंसेशन भी डिमांड कर सकता है। रिमेंबर, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नॉट इक्वल देन अनकंडीशनल पार्टनरशिप, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डज नॉट एलिमिनेट ट्रांजैक्शनल इंटरेस्ट। ये लाइन याद रखिएगा आप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डज नॉट एलिमिनेट द ट्रांजैक्शनल इंटरेस्ट। शेयर्ड वैल्यूज एंड टेंजाइबल, इसकी मैं बात करता हूँ। शेयर्ड वैल्यूज से लेके टेंजाइबल वैल्यू तक यहाँ पे नीचे लिखा होगा। वैसे तो फ्लेक्सिबल रियलिज्म की हमने बात की है। तो एग्जांपल, हाँ अब मैंने आपको एडिटोरियल में दिखाया था, सब मिलेगा, मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया और यूएस के रिलेशन को ट्रेडिशनली एक्सप्लेन करने के लिए हम कहते हैं बोथ आर डेमोक्रेसी। इंडिया और अमेरिका दोनों में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इम्पोर्टेंट है, लेकिन कंटेम्प्रेरी अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में शेयर डेमोक्रेसी वैल्यूज अलोन सफिशिएंट नहीं है। बॉस संगठन इंक्रीजिंगली ये देख रहा है व्हाट कैन इंडिया एक्चुअली कंट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल डिफेंस कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन रिजिलियंस, लार्ज मार्केट, इंडो पैसिफिक प्रेजेंस, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। इसीलिए रिलेशनशिप का लॉजिक ग्रेजुअली मूव कर रहा है स्ट्रेटेजिक वैल्यू से शेयर इंटरेस्ट पे, फिर शेयर इंटरेस्ट से मतलब टेंजेबल स्ट्रेटेजिक वैल्यू तक। ये ट्रांजिशन एडिटोरियल के इम्पोर्टेंट आर्गूमेंट है। मतलब शेयर्ड वैल्यू से इसमें बात कर रहा है आपको, शेयर्ड वैल्यू से आपको जाना है। शेयर्ड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, शेयर्ड इंटरेस्ट, और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमको जाना है टेंजेबल स्ट्रेटेजिक वैल्यू, टेंजेबल स्ट्रेटेजिक वैल्यू पे। ये ट्रांजिशन एडिटोरियल का इम्पोर्टेंट आर्गूमेंट है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है इन सब के बीच में।
द फ्रॉम वैल्यू टू ये है, फ्रॉम वैल्यूज टू रेसिप्रोसिटी, शेयर बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं इसकी। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना जरूरी है कि बिकॉज इंडिया यूएस रिलेशन ऑलवेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है। 1947 के बाद इंडिया ने परस्यू की नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब बेसिक आइडिया, नॉन अलाइनमेंट का बेसिक आइडिया था कि इंडिया फॉर्मली किसी भी कोल्ड वॉर ब्लॉक का परमानेंट मेंबर नहीं बनेगा। इंडिया का ऑब्जेक्टिव था इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट पावर्स के साथ रिलेशन मेंटेन करना चाहता था, लेकिन वॉशिंगटन के परस्पेक्टिव से इंडिया नॉन अलाइनमेंट पोजीशन कई बार सस्पिशियस थी। एट द सेम टाइम द यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान के साथ क्लोज स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप डेवलप किए। देयरफॉर कोल्ड वॉर के पीरियड में इंडिया नॉन अलाइनमेंट प्लस सोवियत क्लोजनेस ऑयल यूएस पाकिस्तान का पार्टनरशिप था ने यूएस पाकिस्तान पार्टनरशिप ने इंडिया यूएस रिलेशनशिप में स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस क्रिएट की। द कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया सोवियत रिलेशनशिप की बात करते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया और सोवियत यूनियन के रिलेशन ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग हुए। एक मेजर माइलस्टोन था 1971 इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को यूएस पाकिस्तान अलाइनमेंट से स्ट्रेटेजिक प्रेशर का एक्सपीरियंस हुआ। इससे इंडिया के स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में यूएस के प्रति मिसट्रस्ट और डीपन हुआ। देयरफॉर कोल्ड वॉर रिलेशनशिप को ब्रॉडली समझ सकते हैं आइडियोलॉजिकल डिवाइड प्लस जियोपॉलिटिकल कंपटीशन, डिफरेंट स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। ये था कोल्ड वॉर का रिलेशनशिप, ब्रॉडली समझ सकते। आइडियोलॉजिकल डिवाइड था कोल्ड वॉर का मतलब आइडियोलॉजिकल डिवाइड, नॉन अलाइनमेंट लिखा होगा, आइडियोलॉजिकल डिवाइड, आइडियोलॉजिकल डिवाइड और प्लस क्या था जियोपॉलिटिकल कंपटीशन प्लस मतलब डिफरेंट स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। रिजल्ट क्या निकला? इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस। इंडिया यूएस रिलेशन में एक और मेजर ऑब्स्टिकल है न्यूक्लियर क्वेश्चन। इंडिया ने 1974 में पोखरण फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। इंडिया एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं बना। लेटर 1998 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद यूएस ने इंडिया पर सैंक्शंस इम्पोज किए। सो इंडिया यूएस रिलेशन में इशू थे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट, कोल्ड वॉर लेगेसी, पाकिस्तान फैक्टर। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ड्रामेटिकली चेंज होने वाला था। 1991 में दो डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड इंडिया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। कोल्ड वॉर एंड होने के बाद ओल्ड आइडियोलॉजिकल डिवीजन की रिलेवेंस रिड्यूस हुई। इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के थ्रू ग्लोबल इकोनॉमी के साथ डीपर इंटीग्रेशन बिगिन की। इससे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, प्राइवेट सेक्टर और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुई। देयरफॉर कोल्ड वॉर स्ट्रेजमेंट से पास्ट कोल्ड वॉर इंगेजमेंट हुई। द कोल्ड वॉर स्टेजमेंट से हम सीधे पहुंचे कोल्ड वॉर इंगेजमेंट। यूएस प्रेसिडेंट द बिल क्लिंटन्स 2000 विजिट टू इंडिया रिलेशंस के नॉर्मलाइजेशन का इम्पोर्टेंट सिंबल था। वॉशिंगटन ग्रेजुअली इंडिया को एक इमर्जिंग मेजर पावर के रूप में देखने लगा। रिलेशनशिप ग्रेजुअली शिफ्ट हुआ सस्पिशन से एंगेजमेंट की तरफ, सेक्शन से कोऑपरेशन की तरफ, डिस्टेंस से स्ट्रेटेजिक डायलॉग। ऐसे रिलेशनशिप टू इंडिया के पहले सस्पिशन था, फिर एंगेजमेंट, फिर सेक्शन से कोऑपरेशन, फिर डिस्टेंस से स्ट्रेटेजिक डायलॉग। इंडिया यूएस रिलेशनशिप का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। 2005 में एग्रीमेंट हुआ और 2008 में एनएसजी वेबर ने इंडिया को इंटरनेशनल सिविल न्यूक्लियर कॉमर्स के लिए ग्रेटर एक्सेस दिया। इस डेवलपमेंट का एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत डीप था। इंडिया एनपीटी फ्रेमवर्क के बाहर होने के बावजूद यूएस ने इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए एक्सेप्शनल अरेंजमेंट सपोर्ट किया। दिस रिप्रेजेंटेड स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट प्लस डिप्लोमेटिक अकोमोडेशन प्लस रिकग्निशन ऑफ इंडिया राइजिंग पावर। कि भाई इंडिया को जब भी एनपीटी से बाहर था फिर भी यूएस ने ऐसे मतलब के साथ सिविल न्यूक्लियर को कोऑपरेट किया।
तो इसका मतलब था स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट विद डिप्लोमेटिक अकोमोडेशन प्लस रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया राइजिंग पावर। यहाँ से इंडिया यूएस रिलेशनशिप इन क्वालिटेटिवली में फेस इंटर किया। उसके बाद इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड हुआ। कोऑपरेशन इंक्लूड करता है मिलिट्री एक्सरसाइज, मैरीटाइम सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी। रिलेशनशिप ग्रेजुअली बिकम हुआ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप और इसका डायरेक्ट कनेक्शन था इंडो पैसिफिक। अब आते हैं मॉडर्न इंडिया यूएस पार्टनरशिप के सेंट्रल ड्राइवर पर। राइज ऑफ चाइना, ये सब पीपीटी में लिखा है, आपको सब मिलेगा। देखो अभी सोवियत की बात की, सोवियत ये रहा। अब राइज ऑफ चाइना, न्यूक्लियर इशू की बात की, टर्निंग पॉइंट, ये सारे सब कुछ इसमें मिलेगा आपको, बस आप सुनते रहिए। राइज ऑफ चाइना, China became increasingly important in US strategic calculation areas including military competition and technology competition और trade, critical supply chain, maritime security, Indo-Pacific order। इंडिया की जियोग्राफी और ग्रोइंग कैपेबिलिटीज की वजह से इंडिया नेचुरली इम्पोर्टेंट पार्टनर बन गया। इससे इमर्ज हुआ स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस। स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस मतलब स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का मीनिंग है दो कंट्रीज के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का सिग्निफिकेंट ओवरलैप। इंडिया और यूएस के इंटरेस्ट कन्वर्ज हुए इन एरियाज लाइक जैसे कि द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सप्लाई चेन रिजिलियंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, चाइनाज इंक्रीजिंग असर्टिवनेस। सिंपल क्वेश्चन बोल सकते हो। चाइना का राज हुआ तो यूएस को नीड कैपेबल पार्टनर्स की जरूरत पड़ी तो इंडिया स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस इंक्रीज हुआ। लेकिन एडिटोरियल का एक सेंट्रल बॉन्डिंग है, फ्यूचर पार्टनरशिप को सिर्फ चाइना फैक्टर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अब ऑथर क्वाड की बात करते हैं, क्वाड को लेके आते हैं। ऑथर 2005 से न्यूक्लियर डील की बात की हमने, डिफेंस पार्टनरशिप, ऑथर इस सब की बात करेंगे। ले वहाँ ऑथर बात करते हैं क्वाड की, मतलब क्वाड के मेंबर इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। Quad is not a NATO. It is a military strategic platform, not a traditional collective defense alliance. Its cooperation include the maritime security, critical technology, supply chain, cyber security, connectivity, humanitarian assistance, disaster relief. The Quad shows strategic convergence से institutional military cooperation। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज स्ट्रेटेजिक द कॉम्प्लीमेंटरिटी। अब एडिटोरियल का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लीमेंटरिटी, मतलब इंडिया यूएस पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस से मूव करके स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लीमेंटरिटी की तरफ जाना चाहिए। डिफरेंस समझिए, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस मतलब हमारे इंटरेस्ट सिमिलर हैं, स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लीमेंटरी मतलब हमारी कैपेबिलिटीज एक दूसरे को स्ट्रेंथन करती हैं। This is a much deeper. For example, India can contribute large market, manufacturing skill, human resource, strategic geography, defense production, growing technology ecosystem, while US can provide advanced technology, capital, innovation, high-end defense system, research ecosystem. When both countries' capabilities reinforce one another, strategic complementarity emerge। एडिटोरियल का फंडामेंटल मैसेज है इंडिया को सिर्फ चाइना बैलेंसिंग पार्टनर नहीं बनना चाहिए। इंडिया शुड बिकम अ स्ट्रेटेजिकली वैल्यूएबल बिकॉज ऑफ इट्स ओन कैपेबिलिटीज। दैट मीन्स मतलब इकोनॉमिक कैपेबिलिटी। इंडिया नीड स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, और इंडिया नीड अ लीडरशिप इन एआई, सेमीकंडक्टर, space, cyber and quantum technology, defense capability. India need a credible military power and defense preparedness. Defense preparedness, manufacturing capability. India should become a major production of defense manufacturing capability. Diplomatic capability में India should convert its economic and strategic weight into the diplomatic influence. Therefore, national security से strategic value से organic power इंडिया को। अब डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हैं। डिफेंस कोऑपरेशन फ्यूचर पार्टनरशिप का मेजर पिलर रहेगा। इंडिया नीड डिफेंस इंडिजिनाइजेशन, मैरीटाइम कैपेबिलिटी, एयर पावर, स्पेस कैपेबिलिटी, साइबर कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। बट इंडिया डज नॉट वांट टू बिकम अ फॉर्मल यूएस मिलिट्री एलाई। इंडियाज ऑब्जेक्टिव शुड बी द डिफेंस कोऑपरेशन विदाउट स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस। इंडिया का ऑब्जेक्टिव है मतलब डिफेंस कोऑपरेशन विदाउट स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस, यानी कोऑपरेट विद अमेरिका बट
रिटेन इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। आज के इंटरनेशनल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज द सोर्स ऑफ पावर। इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इंक्लूड जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, cyber security, space technology, advanced communication system, defense technology. These technology simultaneously influence economic competitiveness plus national security पे। Therefore, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप इंडिया यूएस रिलेशन का एक मेजर पिलर बन सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात करते हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इनकी सबकी बात करेंगे। चाइना फैक्ट्री क्वाड की बात की अभी मैंने, क्वाड को समझ लिया, जो स्ट्रेटजी कॉम्प्लीमेंट्री को भी समझा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात करते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक ने डेमोस्ट्रेट किया कि ग्लोबल सप्लाई चेन कितनी वल्नरेबल हो सकती है तो ग्लोबली मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी इम्पैक्ट हो सकती है। देयरफॉर कंट्रीज वांट रिलायबल प्लस डाइवर्सिफाई प्लस रेजिलिएंट सप्लाई चेन। इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्लोबल वैल्यू चेन में एक डीपर इंटीग्रेशन, इंडिया सिर्फ कंज्यूमर मार्केट ना रहे, इंडिया को प्रोड्यूसर प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लस इनोवेटर्स बनना होगा। एक मतलब इकोनॉमिक पावर इज द स्ट्रेटेजिक पावर। फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक इकोनॉमिक कैपेबिलिटी सेपरेट नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी गिव्स अ कंट्री को एक डिफेंस रिसोर्स, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, डिप्लोमेटिक लेवरेज, ग्लोबल मार्केट इन्फ्लुएंस, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। देयरफॉर इकोनॉमिक डायनामिज्म से टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी बिल्ड होती है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी से डिफेंस पावर डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। अगर इंडिया इकोनॉमिकली पावरफुल होगा तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस भी स्ट्रॉन्ग बनेंगी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजिक मतलब इंडिया शुड रिटेन द फ्रीडम टू मेक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन अकॉर्डिंग टू इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब आइसोलेशन नहीं है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एवरी पावर नहीं है, यूएस से डिस्टेंस मेंटेन करना नहीं है। इंस्टेड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इक्वल टू फ्रीडम ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस। इंडिया यूएस के साथ डिफेंस कोऑपरेशन कर सकता है, रसिया के साथ डिफेंस एंड एनर्जी रिलेशन मेंटेन कर सकता है, जापान के साथ टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन कर सकता है, ईयू के साथ ट्रेड और ग्रीन टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन डिपेंड कर सकता है। दिस द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन प्रैक्टिस। मल्टी अलाइनमेंट को समझते हैं। मल्टी अलाइनमेंट इंडिया डिफरेंट पावर के साथ डिफरेंट इशू पर कोऑपरेशन कर सकता है। यूएस डिफेंस प्लस टेक्नोलॉजी प्लस इंडो पैसिफिक, रसिया से डिफेंस लेगेसी प्लस एनर्जी प्लस स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट। मतलब यूएस से हम कर सकते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडो पैसिफिक की बात, रसिया से डिफेंस लेगेसी प्लस एनर्जी और स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट की बात, जापान से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस टेक्नोलॉजी प्लस इंडो पैसिफिक, यूरोपियन यूनियन से ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ग्रीन ट्रांजिशन, ग्लोबल साउथ से डेवलपमेंट प्लस मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स प्लस द साउथ साउथ कोऑपरेशन। इस प्रकार इन मिलिट्री पार्टनरशिप से डाइवर्सिफिकेशन होगा और डाइवर्सिफिकेशन से ग्रेटर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बिल्ड होगी। इंडिया चाइना पॉलिसी एडिटोरियल का सब्टल बट वेरी इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है। इंडिया की चाइना पॉलिसी को सिर्फ यूएस चाइना कंपटीशन से डिफाइन नहीं होना चाहिए। इंडिया को चाइना के टुवर्ड्स अपनी द इंडिपेंडेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन डेवलप करनी होगी। दैट्स इंक्लूड डिटरेंस वेयर नेसेसरी, डायलॉग वेयर पॉसिबल, बॉर्डर प्रिपेयर्डनेस, इकोनॉमिक प्रूडेंस, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। यानी इंडिया को वॉशिंगटन की चाइना पॉलिसी का मेयर फॉलोवर नहीं बनना है, इंडिया को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चाइना पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है। अब बात करते हैं यूरोप, जापान एंड ग्लोबल साउथ की। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए डाइवर्सिफिकेशन एसेंशियल है। देयरफॉर इंडिया शुड डीपन रिलेशन विद यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ग्लोबल साउथ। रीजन सिंपल है, अगर इंडिया किसी एक मेजर पावर पर एक्सेसिव डिपेंडेंस डेवलप कर लेता है तो स्ट्रेटेजिक फ्रीडम द कॉन्स्ट्रेंट हो सकती है। हेंस स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन इक्वल स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस। अब बात करते हैं एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की बात की हमने, इंडिया जा स्ट्रेटेजिक एनेबलर की बात की, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, मल्टी अलाइनमेंट की भी, इंडिया चाइना पॉलिसी की बात की, जापान यू ग्लोबल साउथ की बात की कर ली हम लोगों ने। कि चाइना का न्यू क्या है, न्यू लॉजिक, द इकोनॉमिक डायनामिज्म एंड फॉरेन पॉलिसी।
डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बात की। अब बात करते हैं कस्टमर की। इसमें क्या है, पहला एक्सेसिव ट्रांजेक्शनलिज्म, मतलब अगर रिलेशनशिप सिर्फ व्हाट डू आई गेट पर वेस्ट हो जाए तो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट भी खो सकता है। सस्टेनेबल पार्टनरशिप के लिए ट्रस्ट, रेसिप्रोसिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है। सेकेंड, टैरिफ प्रेशर। ट्रेड डिस्प्यूट स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में फ्रिक्शन क्रिएट कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इकोनॉमिक द कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के बीच बैलेंस कर सकते हैं। और थर्ड है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रिक्वायर कैपेबिलिटी। इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्लेम कर सकता है बट ऑटोनॉमी विदाउट कैपेबिलिटी वीक होगी। देयरफॉर ऑटोनॉमी मस्ट बी बैक्ड बाय पावर। पावर इंक्लूड द इकोनॉमिक प्लस मिलिट्री प्लस टेक्नोलॉजिकल प्लस डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, यूएस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है बट एक्सेसिव एक्सटर्नल डिपेंडेंस स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर सकती है। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप प्लस इंडिजिनस कैपेबिलिटी दोनों पैरेलल चलने चाहिए। फिफ्थ, चाइना कांट बी द सोल फाउंडेशन। दिस इज द परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म। अगर इंडिया यूएस पार्टनरशिप का फाउंडेशन सिर्फ चाइना इज अवर कॉमन कॉम्पिटिटर होगा तो फ्यूचर यूएस चाइना रिलेशन में चेंजेस पार्टनरशिप को अफेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर इंडियाज ऑन स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी मस्ट बिकम अ फाउंडेशन। और वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, इंडो पैसिफिक क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, लिमिट्स, ओवर डिपेंडेंस, टेक्नोलॉजी, वे फॉरवर्ड, इसकी बात कर लेते हैं। ऊपर जो रह गए कीवर्ड मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी जाके। अब मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। इकोनॉमिक पावर बिल्ड करो, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और द इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम स्ट्रेंथ करना होगा। सेकंड है मतलब ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेशन। इंडिया को ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क का मेजर हब बनना होगा। थर्ड इज द क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में कैपेबिलिटी फोकस करो। फोकस किस पे होना चाहिए? एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, साइबर, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन। फोर्थ, डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को स्ट्रेंथन करना होगा। सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात करते हैं। फिर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन द प्रिजर्व करो, यूएस पार्टनरशिप डीपन करो बट इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग मेंटेन। मल्टी अलाइनमेंट कंटिन्यू रखो और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करो। द कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन। कोल्ड वॉर, अगर आपने लेक्चर को एक कंसेप्चुअल जर्नी में रिमेंबर करना है, वैसे कोल्ड वॉर को याद करो। फिर 1991 में कोल्ड वॉर प्लस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इसे भी कर सकते हो। 2000 में द क्लिंटन विजिट, 2005 से सिविल न्यूक्लियर डील की बात की थी हमने। 2010 से डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, राइज ऑफ चाइना, स्टडी कन्वर्जेंस, द क्वाड प्लस इंडो पैसिफिक, द मिनिलेटरल कोऑपरेशन, ये सब। अब क्या आता है फाइनल कीवर्ड, आपको ये भी सारे कीवर्ड डिफाइन किए। फ्लेक्सिबल रियलिज्म, मल्टी अलाइनमेंट, सब एक्शन, स्टडी कन्वर्जेंस, सप्लाई चेन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, मिनिलेटरलिज्म, स्टेज कॉम्प्लीमेंटरिटी, इसको भी किया हूँ। बर्डन शेयरिंग, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, सारे कीवर्ड डिफाइन किए हैं। एंटायर एडिटोरियल का फ्रेम मैंने अभी बताया है। कोल्ड वॉर में इंडिया नॉन अलाइनमेंट, पोस्ट कोल्ड वॉर में लिबरलाइजेशन प्लस एंड ऑफ चाइना, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। 2000 में इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक रीअप्रोचमेंट, सिविल न्यूक्लियर डील। 2010 में डिफेंस कोऑपरेशन प्लस फाउंडेशन नल एग्रीमेंट। 2017 में क्वाड प्लस इंडो पैसिफिक। 2020 में चाइना असर्टिवनेस प्लस सप्लाई चेन रेजिलियंस प्लस द क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। करंट फेस क्या है? फ्लेक्सिबल रियलिज्म प्लस रेसिप्रोसिटी प्लस बर्डन शेयरिंग। फ्लेक्सिबल रियलिज्म, स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्ड कैपेबिलिटी, ये सारी बात की है। फाइनल इंसाइट लिखा हुआ है इसमें। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन। सो फ्रेंड्स, एडिटोरियल का अल्टीमेट मैसेज टैरिफ के बारे में नहीं है। इट इज एक्चुअली अबाउट द चेंजिंग नेचर ऑफ द ग्रेट पावर पार्टनरशिप। 21st सेंचुरी इंटरनेशनल रिलेशन में पार्टनरशिप इंक्रीजिंगली बेस्ड होगी ऑन कैपेबिलिटीज, रेसिप्रोसिटी, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, डिफेंस कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रीब्यूशन। इंडिया के लिए बिगेस्ट लेसन है कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस को सिर्फ चाइना राइज पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इंडिया को अपनी इकोनॉमिक डायनामिज्म, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इतनी स्ट्रॉन्ग बनानी होगी कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक वैल्यू इंट्रिंसिक हो। एंड फाइनली रिमेंबर दिस लाइन फॉर यूपीएससी, इसमें लिखा हुआ भी है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डज नॉट मीन स्टेइंग अवे फ्रॉम द ग्रेट पावर, इट मीन्स डेवलपिंग इनफ कैपेबिलिटी टू engage great powers on India's own terms.
और इंडिया यूएस पार्टनरशिप का फ्यूचर भी इसी ट्रांसफॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा। फ्रॉम चाइना ड्रिवन स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस टू द कैपेबिलिटी ड्रिवन स्ट्रेटजिक कॉम्प्लीमेंट्रिटी। अल्टीमेटली इंडिया को अमेरिका का पार्टनर सिर्फ इसलिए नहीं बनना है कि बिकॉज अमेरिका नीड्स इंडिया अगेंस्ट चाइना। इंडिया को इंडिया को ऐसा पावरफुल, कैपेबल और रेजिलिएंट कंट्री बनना है। द यूनाइटेड स्टेट्स नीड्स इंडिया because India itself has become a strategically indispensable. This is the changing logic of India-US partnership. Thank you so much for watching. Keep learning, keep analyzing, keep connecting current affairs with international relation theory. Jai Hind, friends.